ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर जो है उसमें थोड़ा सा मैं कल के बारे में थोड़ा रिकैप्चुलेट कराता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखोगे कि दैट हम डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए आप आप कोई भी फोल्डर बनाओ, ठीक है, उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे विद विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। देन वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि दैट वहाँ पर आप कौन सी कमांड प्रेस करोगे, आप कमांड पैलेट में जाओगे, ठीक है। तो कमांड पैलेट जो है वो सेटिंग्स में निकलता है, यहाँ पर कमांड पैलेट। इसका शॉर्टकट जो है वो है Ctrl+Shift+P, या आप सिंपली F1 प्रेस करो तो वैसे भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी दिखाया था कि दैट आप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करोगे, लेकिन मैं आज फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि आज हमारी क्लास में और नए 2 स्टूडेंट्स आए हैं। तो फॉर एग्जांपल .NET न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या प्रेस करोगे, .NET न्यू प्रोजेक्ट। लेकिन एक चीज़ है, ये कमांड पैलेट सिर्फ तब काम करेगा जब आपके पास कुछ एक्सटेंशंस यहाँ पर इंस्टॉल होंगी। लाइक एक्सटेंशंस में क्या है, एक्सटेंशंस मैंने आपको बोला कि .NET इंस्टॉल टूल, दिस वन .NET इंस्टॉल टूल, C# एंड C# डेव किट, ये 3 एक्सटेंशंस इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 एक्सटेंशंस जब होंगी तभी जब आप F1 प्रेस करोगे तभी जो है कमांड पैलेट में ये सब चीज़ें निकलेंगी। तब तक .NET ये कमांड पैलेट में ये कमांड्स नहीं होंगी, ठीक है। आप VS कोड में जाओ, आप करो F1 प्रेस, आप देखो ये कमांड पैलेट में ये कमांड्स नहीं होती है अगर आप इन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल नहीं करोगे। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, आपने बनाना है MVC, ठीक है। तो ये वाला ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल्स व्यू एंड कंट्रोलर्स, तो ये वाला प्रोजेक्ट आप यहाँ पर बनाओगे। मैं फिर से बना के दिखाऊंगा, तो ठीक है। इसके बाद आप प्रोजेक्ट का क्या रखोगे, नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा P2, ठीक है, वेब, ओके, वेब MVC2, ऐसे मैंने नाम रखा P2 वेब MVC2, मतलब कुछ भी नाम रखा मैंने। तो जैसे आप इसका एंटर करोगे तो ये आपको वहाँ पर बोलेगा क्या आपको डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में क्रिएट करना है, यानी कि जिस डायरेक्टरी में आप हो क्या आप उसी डायरेक्टरी में क्रिएट करना चाहते हो। तो आप करेंगे डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी सेलेक्ट और फिर आप यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे, और जैसे ही क्रिएट प्रोजेक्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इस नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो जैसे ये मान लो ये P2 वेब MVC जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर, चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में P2 वेब MVC2 नाम से एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हुआ। अगर आप देखोगे मतलब इस प्रोजेक्ट में है क्या, ठीक है, यू कैन चेक। तो इसमें आपके पास फोल्डर स्ट्रक्चर जो मैंने कल डिफाइन किया था कि फोल्डर स्ट्रक्चर, लेकिन फोल्डर स्ट्रक्चर में जो मेन चीज़ असल में वहाँ पर है वो है कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यूज, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज MVC, ठीक है। तो MVC इसको इसीलिए कहते हैं, मॉडल्स, कंट्रोलर्स एंड व्यूज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली एज सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। हमारे जो व्यूज है वो एक कंसर्न है तो उनको हमने सेपरेट रखा है, मॉडल्स हमने सेपरेट रखे हैं, एंड कंट्रोलर्स वो भी एक कंसर्न है तो उसको भी हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, यानी कि हम अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग फोल्डर्स में रखते हैं सो दैट हम उनको इंडिविजुअली क्या करें, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डिज़ाइन आर्किटेक्चर है मार्केट में, माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है, हाइब्रिड आर्किटेक्चर है, लेकिन हम फिलहाल माइक्रो सर्विसेज एंड हाइब्रिड आर्किटेक्चर की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी हमारा जो पहला ये जो प्रोजेक्ट है हमारा वो किस में है, वो है हमारा MVC में। तो यहाँ पर आप देखिए कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड वेव्स है आपके पास। तो ये यही मतलब आपका मतलब टोटल में कल भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी, कल भी हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को ही समझा था। आज मैं इसमें मैं कुछ एनहेंसमेंट्स करता हूँ और मैं पर्टिकुलरली इसी प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा जो मैंने अभी बनाया है, जो P2 वेब MVC है, मैं इसी प्रोजेक्ट को ओपन करूँगा, ठीक है। और फिर हम इसमें मान लो फर्दर जो है काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कल का जो हमारा प्रोजेक्ट था दैट वाज P2 वेब MVC, इस तरह से। तो मैं इसी प्रोजेक्ट को जो है कल के प्रोजेक्ट को मैं ओपन करूंगा, जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया वो हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो जस्ट मैंने आपको दिखाया कि दैट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। VS कोड में जाके कमांड पैलेट को ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, MVC, और उसका नाम रखना है एंड क्रिएट करना है। इस तरह से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आप इसमें आप मतलब काम करना शुरू कर सकते हो। देखो इसमें क्या है कि दैट जो .NET कोर है इन्होंने आपको वहीं से एक इसमें बना के रखा है, मतलब इन्होंने एक चीज़ वहाँ पर पहले से बना के रखी है, ठीक है।
तो ये देखो, ये P2 वेब MVC भी इसी में बन गया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हम कौन से वाले P2 वेब MVC में काम करेंगे, जो हमने कल बनाया था, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ था। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि दैट इसमें क्या क्या है, तो आपको धीरे धीरे ये मतलब इस समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊँगा, ठीक है। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में ये बोलता है कि आपको कौन सा सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करना है, तो चलो ठीक है, वेब एप्लीकेशन 1, तो दिस वन, ये मैंने ओपन किया, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज एट द टाइम ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिस्टम थोड़ा सा लेजी हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि दैट इसमें जो आपकी मेन फाइल होती है वो कौन सी होती है, program.cs। हर किसी .NET कोर के किसी भी प्रोजेक्ट में आपका जो हमेशा मेन एंट्री पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, program.cs। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर आप एक कंटेनर को क्रिएट करते हैं, कल भी मैंने कहा था var builder इज इक्वल टू वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर। देखो वेब एप्लीकेशन जो है ये एक क्लास है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन एक क्लास है, और ये क्लास आपको कहाँ से मिलती है, ये मिलती है हमें माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core Builder डॉट वेब एप्लीकेशन से, यानी कि ये क्लास हमारे इस प्रोजेक्ट में कहीं पर है। आपको मैंने कल दिखाया था कि दैट इसमें जो डिपेंडेंसीज होती हैं, डिपेंडेंसीज में एनालाइजर्स एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं। यही एनालाइजर्स एंड फ्रेमवर्क्स जो है ना, ये आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि आप एक फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इस फ्रेमवर्क के अंदर ये कुछ क्लासेस पहले से ही लिखी हुई होती हैं, एंड ये क्लासेस एक्ट करती हैं एज अ बेस क्लास, ठीक है। एंड उसी वेब एप्लीकेशन नाम की क्लास के अंदर एक मेथड है क्रिएट बिल्डर, और वो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये आर्ग्स यहाँ पर पैरामीटर है, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ये बोलता है कि आर्ग जो है वो यहाँ पर नल नहीं है, यानी कि आर्गुमेंट्स की कुछ वैल्यू है। इसके बाद हम बिल्डर पे ही, क्योंकि अभी हम ये भी कह सकते हैं ना कि दैट वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, तो बताओ बिल्डर किसकी इंस्टेंस हो गई, बिल्डर इंस्टेंस हो गई क्रिएट बिल्डर की, है ना। क्योंकि C# में आपने यही चीज़ पढ़ा होगा कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं var builder वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, तो इसका मतलब बिल्डर इसकी इंस्टेंस हो गई। अब हम बिल्डर के अंदर आप देखते हो कि दैट बिल्डर के अंदर सर्विसेज नाम से एक फर्दर एक ऑब्जेक्ट है, एंड वहाँ पर आप तो builder.services.add controller with waves, तो ये मैंने आपको कहा था कि ये एक सर्विस आप यहाँ पर इसमें ऐड कर रहे हो, एंड आप सर्विस का नाम यहाँ पर याद रखोगे, ऐड कंट्रोलर विद वेव्स। तो ये एक सर्विस हमने कंटेनर के ऊपर ऐड कर दी थी, तो ये हम यहाँ पर कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने ये सर्विस इस पर ऐड कर दी। तो builder.services.add controller with waves। आगे जाकर जब हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद में भी पढ़ा होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, या अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये यहाँ पर एक तरह से हम सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हैं, किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर कमेंट में लिखा है एडिंग अ सर्विस। इसके बाद आप इस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो, एंड फिर इसी एप्लीकेशन यानी कि जो एप्लीकेशन क्रिएट हुई builder.build, यानी कि whatever जो बिल्डर के अंदर है उसको बिल्ड करो, एंड उसको हमने किस में सेव रखा, ऐप में। फिर हम कहते हैं कि app.use HTTPS redirection, app.use static files, app.use routing, इन सारे मिडलवेयर्स को हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। कल भी मैंने आपको कहा था कि दैट हम इनको एक एक करके समझेंगे, लेकिन मैंने फिर इनको नहीं समझाया था। देखो इसकी एक रीज़न है, हर किसी मिडलवेयर को समझने के लिए पहले आप उस पॉइंट तब जब पहुँचोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये मिडलवेयर यहाँ पर क्या करता है। इस तरह से अगर हम देखिए जनरली मिडलवेयर्स क्या होते हैं, मिडलवेयर्स एक प्रोग्राम होता है जो दो प्रोग्राम्स को आपस में कम्युनिकेट कराता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग टू सेपरेट प्रोग्राम्स, ठीक है, दो सेपरेट प्रोग्राम्स है, एंड मिडलवेयर जो है वो इन दो सेपरेट प्रोग्राम्स को आपस में क्या करता है, इनको कम्युनिकेट करवाता है, यानी कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से कम्युनिकेट कर पाता है बाय मिडलवेयर। तो ये यहाँ पर मिडलवेयर्स हो गए। यूज HTTPS रिडायरेक्शन, यूज स्टैटिक फाइल्स, यानी कि आप स्टैटिक फाइलें यूज करो, आप राउटिंग यूज करो, आप ऑथराइजेशन को यूज करो, आप मैप कंट्रोलर राउट करो, ये सारे के सारे मिडलवेयर्स हैं। लेकिन इन मिडलवेयर्स का जो हम फॉर एग्जांपल जो हमने मिडलवेयर्स लिखे हैं, इनको जिस मतलब तरह से यहाँ पर लिखा गया है, इनको हमेशा ऐसे ही रखो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये यूज स्टैटिक फाइल्स पहले रखूंगा, मान लो मैंने यूज स्टैटिक फाइल्स यहाँ पर कट करके ऊपर लगा दिया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि हर एक मिडलवेयर जो है ना, एक एग्रीगेट पाइपलाइन की तरह काम करता है। यानी कि पहले होना चाहिए HTTPS रिडायरेक्शन,
बाद में होगा यूज स्टैटिक फाइल्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दैट पहले स्टैटिक फाइलें यूज करोगे बाद में HTTPS रिडायरेक्शन यूज करोगे, इट विल गिव एन एरर। तो इसीलिए इनका सही मतलब ऑर्डर में होना जरूरी है। तो पहले HTTPS रिडायरेक्शन होगी, इसमें एक फंक्शन होती है नेक्स्ट, और नेक्स्ट फंक्शन की मदद से आप देखते हो कि फिर आप दूसरे मिडलवेयर की तरफ जाते हो। फिर इसमें भी एक फंक्शन होती है कॉल्ड एज नेक्स्ट, फिर उस नेक्स्ट की मदद से आप किस मिडलवेयर की तरफ जाओगे, यूज राउटिंग। फिर इसमें भी एक फंक्शन होगा नेक्स्ट, इस तरह से आप यूज ऑथराइजेशन, एंड फिर लास्ट में आप क्या करोगे, मैप कंट्रोलर राउट। एंड app.run हमेशा लास्ट मिडलवेयर होता है, क्योंकि app.run में कोई नेक्स्ट फंक्शन नहीं होती। app.run इसलिए लास्ट वाला मिडलवेयर होता है। आप किसी भी मिडलवेयर को app.run के बाद नहीं रखोगे। इस तरह से मान लो आपका जो कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर सर्विसेज है, कंटेनर को आपने बिल्ड किया एंड लास्ट में आपने उसी कंटेनर के ऊपर जितनी भी ये सर्विसेज है, मिडलवेयर्स है, इन सब को आप क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो। इसका मतलब अब आपका प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास असल में यहाँ पर जो कंट्रोलर्स है, सारा लॉजिक वहाँ पर बैक एंड लॉजिक हम कंट्रोलर्स में ही लिखते हैं। और मॉडल्स में आप किन चीज़ों को रखते हैं, जो आपके गेटर्स एंड सेटर्स होते हैं, जो हमारे यूज़र मॉडल्स होते हैं, या जो प्रोडक्ट मॉडल होगा, या वट एवर जो भी कोई चीज़ होगा। यहाँ पर क्लासेस होती हैं, जिन क्लासेस में हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं उन पर्टिकुलर क्लासेस के, यानी कि हम उन पर्टिकुलर क्लास के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल दिखाया था, मैंने एक यूज़र मॉडल यहाँ पर क्रिएट किया था, मैंने एक यूज़र क्लास बनाई थी और मैंने उसके कितने फील्ड्स यहाँ पर बनाए थे, मैंने कितनी प्रॉपर्टीज लिखी थी उसके, आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो। तो बताओ इस क्लास यूजर के कितने प्रॉपर्टीज हैं, इसके 3 प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि एक यूजर जो है उसके लिए यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड का होना जरूरी है। तो एक यूजर, अगर आप कहीं पर भी एक यूजर की इंस्टेंस को इनिशियलाइज करोगे, आपको यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड वहां पर लेना जरूरी है, क्योंकि मैंने इसमें एक तो पब्लिक भी रखा साथ में और एक और फील्ड रखा रिक्वायर्ड, और मैंने डेटा टाइप भी साथ में लगा दी। और ये गेटर एंड सेटर हम इनको बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं मॉडल्स फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने एक मॉडल आपको बनाया है, यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कल ये मॉडल, लेकिन फिलहाल मैंने इस मॉडल को कहीं पे यूज नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए बनाया कि दैट आप देखो कि दैट मॉडल्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने देखा कंट्रोलर्स में आपको याद होगा कल हमने कितने कंट्रोलर बनाए थे, 2 कंट्रोलर बनाए थे हमने, एक होम कंट्रोलर एंड एक बनाया था हमने यूजर कंट्रोलर। तो होम कंट्रोलर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में जो MVC प्रोजेक्ट है, MVC प्रोजेक्ट में होम कंट्रोलर हमारा मेन कंट्रोलर होता है, मतलब ये वहीं से बना के होता है। लेकिन आपको याद होगा कल मैंने इसको डिलीट किया था, फिर मैंने फिर से बनाया था। अब देखो इस कंट्रोलर में क्या हुआ है कि ये क्लास है। तो होम कंट्रोलर क्या है, इट्स अ क्लास एंड इट इज हैविंग एन इनहेरिटेंस विद कंट्रोलर। ओके, इट्स हैविंग इनहेरिटेंस विद कंट्रोलर, इट मींस द कंट्रोलर इज अनदर क्लास, है ना। कंट्रोलर एक और क्लास है, तो हम कह सकते हैं कि दैट कंट्रोलर इज अ बेस क्लास। सो इट्स अ बेस क्लास फॉर एन MVC कंट्रोलर विद व्यू सपोर्ट। ठीक है, तो कंट्रोलर एक बेस क्लास है। अच्छा, ये आ कहां से रही है, ये भी हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ASP.NET Core। तो ASP.NET Core में जो आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, जो आपने SDK डाउनलोड किया है, जो आपके पास फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है, इसमें इसी नेम स्पेस में कहीं ना कहीं पर ये क्लास होगी डिपेंडेंसीज में। ठीक है, और ये जो होम कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर इसके साथ क्या ले रहा है, इनहेरिटेंस। लेकिन जब आप कंट्रोलर के साथ इनहेरिटेंस लेते हो, आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि दैट हम क्या मतलब कहाँ से इसको, क्योंकि इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग microsoft.asp.NET Core.mvc। और इसी microsoft.asp.NET Core.mvc के अंदर आपके पास कौन सी क्लास है, कंट्रोलर क्लास। नाउ ये कंट्रोलर क्लास क्या करती है, इसको समझो, आप अच्छे से समझो। कल मैंने इसको सिर्फ दिखाया था आपको करके, लेकिन आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये करता क्या है। देखो, जो भी क्लास इससे इनहेरिटेंस लेगी, ठीक है, आप उसके अंदर मेथड्स डिफाइन कर सकते हो। जो मेथड्स, ठीक है, एक आई एक्शन रिजल्ट को रिटर्न करते हो। किसको रिटर्न करते हो, आई एक्शन रिजल्ट को। अब आई एक्शन रिजल्ट क्या है, ये एक इंटरफेस है। ठीक है, आई एक्शन रिजल्ट क्या है, इंटरफेस। देखो, जब भी आप किसी के सामने आई देखोगे ना, तो आप समझ जाओ कि ये एक इंटरफेस है। नाउ इंटरफेस क्या होता है, मतलब C# के अंदर अगर आप देखोगे कि इंटरफेस क्या होता है, मोस्ट ऑफ यू पीपल विल से दैट इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लास। ठीक है, इंटरफेस जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इंटरफेसेस क्या होते हैं, इंटरफेसेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हवर करते हो, देखो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए इसमें साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, आप देखो ये क्या बोलता है। तो
आपका मैं यहाँ पर मिसकंसेप्शन जो है वो भी दूर हो जाएगा कि दैट आई एक्शन रिजल्ट, जब भी किसी के सामने आई लिखा होगा तो ये इंटरफेसेस होते हैं, और इंटरफेसेस जिनको आप बोलते हैं ना स्पेशल टाइप ऑफ क्लासेस, ये असल में क्या होते हैं, ये असल में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखो भाई, डिफाइन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। दैट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन मेथड, जो एक्शन मेथड का रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। एक्शन मेथड का रिजल्ट जो है रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो थोड़ा सा ऊट पटांग इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली तो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसमें क्या, इसका मकसद क्या है। देखो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक मेथड है, लेकिन इन मेथड, इस तरह के मेथड्स को आप एक्शंस बोलते हो। क्या बोलते हो? तो इंडेक्स, प्राइवेसी, अबाउट, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे एक्शंस है। और इन एक्शंस का रिटर्न क्या है, इन एक्शंस का रिटर्न है व्यू, यानी कि आप व्यू को रिटर्न करते हो, ठीक है। और आई एक्शन रिजल्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो बताओ, आपको पता है ना कि दैट कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरफेस होती हैं वहां पर आप चीजों को डिफाइन तो करते हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कहीं और पर होती है ना। यही है ना, इंटरफेसेस ऐसे ही होते हैं ना। इंटरफेसेस किन को कहते हैं? इंटरफेसेस में हम मेथड्स डिफाइन करते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं और पर होता है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं और पर हम करते हैं उसकी। तो ठीक है, आई एक्शन रिजल्ट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन मेथड के रिजल्ट को। अब बताओ एक्शन मेथड का रिजल्ट क्या है? एक्शन मेथड का रिजल्ट है व्यू, है ना। तो बताओ आई एक्शन रिजल्ट क्या डिफाइन करता है? वो व्यू को डिफाइन करता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, आई एक्शन रिजल्ट किसको डिफाइन करता है? वो व्यू को डिफाइन करता है। तो उस हिसाब से अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि दैट आई एक्शन रिजल्ट एक तरह की डेटा टाइप है। आई एक्शन रिजल्ट क्या है? एक तरह की डेटा टाइप है, जिस डेटा टाइप में आपको फिर व्यू रिटर्न करना पड़ता है। देखो, अगर मैं यहां पर करूं रिटर्न बूल, मैंने रिटर्न, चलो मैं रिटर्न ट्रू कर देता हूं, ठीक है, रिटर्न ट्रू। आपको लगता है ये ट्रू एक्सेप्ट करेगा? नहीं, ये ट्रू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी रीजन सिंपल है, क्योंकि आपने इंडेक्स मेथड की टाइप क्या डिफाइन की है। हम अक्सर लिखते थे पब्लिक वाइड, अगर आप पब्लिक वाइड लिखोगे ऑब्वियसली रिटर्न क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि वाइड मेथड्स रिटर्न कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर आप लिख रहे हो आई एक्शन रिजल्ट, इसका मतलब है इसको व्यू रिटर्न करना है। तो ठीक है, आई एक्शन रिजल्ट जो है वो व्यू रिटर्न करता है, और ये व्यू असल में क्या होता है? ये व्यू असल में HTML होती है, ठीक है। तो ये बात आप समझो कि दैट इंडेक्स एक एक्शन है, और इसके रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है आई एक्शन रिजल्ट। इसका मतलब ये भी हो गया कि दैट आई एक्शन रिजल्ट एक तरह की डेटा टाइप हो गई। फिर अगर हम लेमैन लैंग्वेज में कहें तो आई एक्शन रिजल्ट एक तरह की डेटा टाइप है, जो असल में किस चीज को रिटर्न करती है? जिस मेथड में आप फिर रिव्यू को रिटर्न करोगे, ठीक है। इस तरह से मैंने 3 यहां पर मेथड्स बनाए हैं, इंडेक्स, प्राइवेसी एंड अबाउट। इसीलिए आप यहां पर देखते हो कि दैट जब मैं व्यूज में जाता हूं, वहां पर भी मेरे पास एक फोल्डर है होम, ठीक है। और होम के अंदर मेरे पास कितने ये HTML फाइल्स हैं? 3, यही इसी नाम से इंडेक्स, प्राइवेसी, अबाउट। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, .NET कोर जो ये MVC वाला प्रोजेक्ट हमारा है, .NET कोर का जो MVC प्रोजेक्ट है, इसमें एक चीज है कि दैट ये कन्वेंशन बेस्ड है, ये नेम बेस्ड है, और इसमें जो ये राउटिंग होती है ना, ये फोल्डर मतलब फाइल बेस्ड, मतलब आपको नाम सही रखने पड़ेंगे। अगर आप इंडेक्स, यहां पर मेथड कैपिटल आई रखा आपने, वैसे हम कैपिटल आई ही हमेशा मेथड्स के लिए यूज करते हैं, हम कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अबाउट, इंडेक्स और प्राइवेसी भी कैपिटल मतलब वही बराबर रखना पड़ेगा। अगर इंडेक्स है तो index.cshtml, अगर प्राइवेसी है तो बराबर प्राइवेसी, अबाउट है तो बराबर आपको लिखना क्या पड़ेगा? about.cshtml। तो इसका मतलब हुआ कि दैट मेरे पास एक व्यूज नाम का एक फोल्डर है, और उस व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक होम नाम का फोल्डर है, और उसमें वो 3 मेथड, 3 HTML पेजेस है, यानी कि यही वो व्यूज हो गए, ठीक है। जो आप यहाँ पे रिटर्न व्यू करते हो ना, वो रिटर्न किस चीज को करता है असल में? वो रिटर्न असल में इस इंडेक्स फाइल को करता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहे हो? आप रिटर्न कर, मैंने यहाँ पर कल कमेंट भी लिखा था, रिटर्न व्यू ऑफ home/index.cshtml, और यहां पर मैंने लिखा था रिटर्न व्यू ऑफ home/privacy, और यहां पर लिखा था रिटर्न व्यू ऑफ home/about। तो इसका मतलब हुआ कि इंडेक्स, प्राइवेसी एंड अबाउट जो है ये व्यूज रिटर्न करते हैं, एंड वो व्यूज फोल्डर में होम फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। तो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। आप फोल्डर स्ट्रक्चर अगर अपने हिसाब से बनाने बैठोगे, आप सोचोगे कि चलो मेरी मर्जी, मैं जहां पे रखूं, तो ये नहीं काम करेगा। अगर आप इन फाइल्स को यहां से उठा के शेयर्ड में डाल दोगे, नहीं चलेगा। आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।
ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा कन्वेंशन को फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो द कन्वेंशन। आपको हमेशा इन फाइल्स को होम में रखना है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर एक और मेथड बनाऊं, ठीक है, मान लो मैंने मेथड बनाया, मान लो कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैंने ऐसे कॉन्टैक्ट पेज बनाया, कॉन्टैक्ट मेथड मैंने बनाया। तो अब आपके पास होम पेज में क्या होना चाहिए, फिर आपके पास होना चाहिए contact.cshtml, यानी कि इस तरह से आपके पास एक फाइल होनी चाहिए। तो आपको होम में जाना पड़ेगा, वरना तब तक ये आप देखोगे तब तक आपके पास कॉन्टैक्ट का कोई व्यू नहीं होगा। यानी कि इनकेस अगर कोई बंदा कॉन्टैक्ट पर जाएगा भी, कॉन्टैक्ट पेज पर आप रिटर्न व्यू कर रहे हो लेकिन फोल्डर में व्यू है ही नहीं, तो वहां पर आप देखोगे वो एरर देगा, वहां पर बोलेगा कि कैन नॉट गेट contact.cshtml, यानी कि हम इस फाइल को गेट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना देता हूँ, और अब देखो ये नई फाइल जो है ये किस तरह की है, ये रेजर व्यू कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, रेजर व्यू। और रेजर व्यू में कौन सी फाइल बनाओगे आप, contact.cshtml। इसको आप एंटर करोगे तो आप देखो यहाँ पर एक और फाइल आ गई contact.cshtml। तो इस तरह से मैंने एक और राउट क्रिएट किया, ठीक है, मैंने एक और राउट क्रिएट किया। अब आप सोचोगे कि सर हमने इससे पहले HTML पढ़ा था, वो तो सीधा HTML होता था, व्हाट इज दिस CSHTML? CSHTML को हम बोलते हैं रेजर HTML। क्या बोलते हैं, कल भी मैंने आपको कहा था इसको रेजर HTML कहते हैं। अब रेजर HTML का मतलब क्या, मतलब फायदा है, देखो रेजर HTML का सुपर सेट है, ठीक है, कल भी मैंने कहा था कि इसका सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब है कि दैट इसमें HTML के सारे फायदे तो है ही, और इसमें थोड़ा सा एडिड फंक्शनैलिटी है। और वो एडिड फंक्शनैलिटी ये है कि दैट जब भी आप @ के बाद करली ब्रेसेस लिखते हो, तो @ करली ब्रेसेस में आप जो भी लिखोगे वो C# कोड है। बाकी तो आप लिख ही सकते हो, जैसे आप div बना लो, ठीक है, आप इसके अंदर div बनाओ, उसके अंदर h1 लिखो, ठीक है, उसमें आप लिखो कि दैट कॉन्टैक्ट अस पेज है ये, ठीक है, वो चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन साथ में इसमें क्या एडिशंस है कि दैट यू कैन ऑल्सो राइट C# कोड, कहाँ पर, @ करली ब्रेसेस के अंदर। तो इसमें @ करली ब्रेसेस पहले से ही एक है, तो मैं दूसरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसमें देखो इसमें पहले से ही है एक @ करली ब्रेसेस, इसका मतलब यहाँ पर आपको जितना भी C# लिखना है आप लिख सकते हो। इन केस अगर आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन समझते हो, यानी कि अगर आपको 2-4 लाइनें लिखनी है, C# की 5-6 लाइनें लिखनी है, तब जाकर आप ऐसा करोगे। अगर आपको सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करना है, आप वन लाइनर में भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो @ के बाद आप लिखो var x = समथिंग, तो वो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि जरूरी नहीं है करली ब्रेसेस हम कम लगाते हैं, जब आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखनी हो तब आप एक कोड ब्लॉक क्रिएट करते हो, ठीक है। जैसे कि ये करली ब्रेसेस से लेकर करली ब्रेसेस तक हो सकता है कि आप मल्टीपल चीजें कर रहे हो, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, आपको एक व्हाइल लूप चलाना है, आपने एक इफ कंडीशन लिखनी है, तो आप करली ब्रेसेस के बीच में करोगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिखनी है, सिर्फ एक लाइन आपको लिखनी है, तो करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट @ के बाद लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो CSHTML है, इसका मतलब है कि ये HTML ही है, लेकिन HTML के अंदर मैं C# भी लिख सकता हूं। तो इस तरह से अगर देखा जाए क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लगभग खत्म हो जाएगी। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट यानी कि जो आप HTML के अंदर स्क्रिप्ट डालते थे, कौन सी वाली, जावास्क्रिप्ट, तो उसका क्या काम होता था, उसका काम होता था डायनेमिक डेटा लाना, डायनेमिकली कोई div क्रिएट करना। इसमें जो है आप C# से वो काम कर सकते हो, 50, 60, 70% काम तो अब आप C# से ही करोगे। तो इसका मतलब है कि दैट क्लाइंट साइड में HTML के साथ आपको कोई जावास्क्रिप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि दैट हम पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट को एलिमिनेट कर देंगे, ऐसा नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं पर कोई इवेंट लिसनर या कोई फेच API आपको यूज करनी पड़ेगी। तो जावास्क्रिप्ट कहीं नहीं जा रहा, जावास्क्रिप्ट वहीं पर है। अलबत्ता आपने जावास्क्रिप्ट के यूजेज को क्या कर दिया, हमने रिड्यूस कर दिया। अब हम जावास्क्रिप्ट को उतना यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्क हमारा किससे हो जाएगा, C# से हो जाएगा, ठीक है। अब मसला है कि कल को जब ये कोड चलेगा ब्राउजर पे, उस वक्त ये कैसे चलेगा, है ना। ये यहां पर एक मतलब क्वेश्चन है कि दैट कल को मान लो यहां पर मैंने @ में इफ कंडीशन लगा दी, मैंने यहां पर इसमें C# कोड लिखा HTML के अंदर। नाउ ब्राउजर पर ये कैसे रेंडर होगा, क्योंकि ब्राउजर को तो C# समझ में नहीं आती। ब्राउजर को कौन कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, अगर आपको याद होगा तो ब्राउजर को HTML समझ में आता है, ब्राउजर इज एन HTML कंपाइलर। ब्राउजर को हम क्या बोलते हैं,
HTML कंपाइलर। तो ब्राउजर को HTML समझ में आता है, ब्राउजर को CSS समझ में आती है, ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, लेकिन ये C# कोड उसको कैसे अंडरस्टैंड होगा? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये C# कोड रेंडर होने के टाइम पे कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। और एक और लैंग्वेज है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, दैट्स कॉल्ड एज वेब असेंबली। क्या बोलते हैं उसको? वेब असेंबली। वो भी एक तरह की लैंग्वेज है जो ब्राउजर को अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड इट कैन अंडरस्टैंड वेब असेंबली, ठीक है। तो ये वाला कोड जो C# वाला कोड है, ये किस में कन्वर्ट होता है? ये वेब असेंबली में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और वेब असेंबली बहुत ही ज़्यादा एक मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा फास्ट है। कौन? वेब असेंबली, ठीक है। तो ये कोड फिर जाकर जो आप C# यहाँ पर लिखते हैं, ये थोड़ा थोड़ा जावास्क्रिप्ट एंड थोड़ा थोड़ा वेब असेंबली में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वो दोनों ही फॉर्मेट ब्राउजर को अंडरस्टैंड होते हैं। तो इसका मतलब ये याद रखना कि जो आप यहां पर C# कोड लिखोगे, ये ब्राउजर पर रन नहीं होगा, ये ब्राउजर पर रन होने से पहले ही कन्वर्ट हो जाता है किस में? वेब असेंबली में और जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ब्राउजर है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट एंड वेब असेंबली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो स्क्रिप्टिंग के लिए ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट एंड इट कैन अंडरस्टैंड वेब असेंबली। तो दैट्स वाई जो भी C# कोड आप यहां पर लिखते हो, जैसे ही ये कल को रेंडर होगा कहां पर? ब्राउजर पे, तो बिफोर रेंडरिंग ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वेब असेंबली एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा अलग से क्लास रखेंगे, देखेंगे कि किस तरह से काम करता है, क्योंकि वेब असेंबली बहुत ही ज़्यादा एक रोबस्ट लैंग्वेज है और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड लैंग्वेज, दैट्स एन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। वो बिल्कुल जिस तरह से असेंबली लैंग्वेज काम करती है ना, वैसे ही वेब असेंबली लैंग्वेज भी काम करती है, सम सॉर्ट ऑफ वेब असेंबली, ठीक है। तो वेब असेंबली के बारे में हम कभी आराम से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपने देखा कि दैट यहां पर मुझे फीजिबिलिटी है कि दैट मैं C# में लिखूं, फिर .NET जानता है कि मुझे कैसे उसको कन्वर्ट करना है किस में? जावास्क्रिप्ट और वेब असेंबली में। इट मीन्स मुझे अगर जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती, ठीक है, मैं यहां पर वेब डेवलपमेंट कर सकता हूं, मुझे वेब डेवलपमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कर सकता हूँ। मिनिमल जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। असल में .NET कोर ने बहुत ट्राई किया था जावास्क्रिप्ट को टोटली एलिमिनेट करने के लिए, मतलब इन्होंने बहुत कोशिश की पास्ट में कि दैट हम जावास्क्रिप्ट को क्या करें? एलिमिनेट ही कर दे, हम वेब असेंबली से ही सारा मतलब काम करा ले। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब आप देखोगे फॉरेन आई मीन टू से अभी जो फ्यूचर मार्केट है, फ्यूचर मार्केट में आप देखोगे हर किसी ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट जो है वो फैली हुई है। आप मतलब जावास्क्रिप्ट को 100% एलिमिनेट करना मुश्किल है, ठीक है। तो दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट तो रहेगी वहाँ पर। अब यहाँ पर आप समझो यहाँ पर क्या है। अब मैंने कंट्रोलर्स में जो होम कंट्रोलर बनाया था, इंडेक्स, प्राइवेसी, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 मेथड्स के जो व्यू है वो कहाँ पर बनाए? होम में। इसी तरह से फिर मैंने आपको कहा था कि देखो कल को अगर आप यूज़र कंट्रोलर बनाओगे, ठीक है, यूज़र कंट्रोलर में भी आपने कितने मेथड्स बनाए हैं? रजिस्टर एंड लॉगिन। तो बताओ इसके व्यूज़ कहाँ पर बनाओगे? इसके व्यूज़ हम बनाएंगे यूज़र, वहाँ पर हमने 2 व्यूज़ कल ही बनाए थे, login.cshtml एंड register.cshtml, ठीक है। तो ये काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल अभी जो है, अभी अगर हम इसका एक डेमो देखते हैं तो हमें इसको चलाने के लिए क्या लिखना है? .NET Watch। अब ये बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये ब्राउज़र में स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो अब जो है, अब हम इसमें कुछ यूज़फुल बनाते हैं। और हाँ, अब मैं फिर से कभी प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बस अब ये हो गया, अब जो है वो है, बस अब इसी प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे। P2 Web MVC इसका नाम है, ठीक है। इसमें भी वही फोल्डर है, मॉडल्स, कंट्रोलर्स एंड वेव्स। देखो एक फ़ायदा आपका ये है ना कि .NET कोर में आपको फोल्डर स्ट्रक्चर खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप ये कमांड लिखते हो तो फोल्डर स्ट्रक्चर खुद से बन जाता है। अगर आप Node.js यूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ आप में से किसी ने Node.js यूज़ किया होगा, आपको याद है कि Node.js के टाइम पे हमने सारा फोल्डर स्ट्रक्चर खुद से बनाया था, हमने हर कोई फाइल, एक फाइल हमने खुद से बनाई थी। तो यहाँ पर .NET कोर में क्या होता है कि दैट आपको फोल्डर स्ट्रक्चर वहीं से बन के मिल जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर program.cs में ये कोड वहीं से लिख के हैं, ठीक है। कंट्रोलर्स में होम कंट्रोलर वहीं से है, ठीक है।
अब हमें देखना है कि दैट व्यूज में जो ये हमारा शेयर्ड फोल्डर है, शेयर्ड फोल्डर में आपके पास एक फाइल है दैट इज कॉल्ड एज layout.cshtml। मैं इस layout.cshtml में एक चीज के बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा, ठीक है। देखो भाई, यहां पर क्या आपका हेडर, ठीक है भाई, हेडर जो है वो आपका नैवबार है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फुटर, ठीक है, फुटर भी लिख के है, तो नैवबार भी है, फुटर भी है। आप मुझे एक बात बताओ, जो आपका यहाँ पर चेक करो, आप इस वेबसाइट को देखो, आप ये जो डमी वेबसाइट यहाँ पर है, इस डमी वेबसाइट पे ऊपर देख रहे हो, ऊपर क्या है, नैवबार, और नीचे क्या है, नीचे फुटर है। कल मैंने आपको कहा था कि दैट नैवबार एंड फुटर हमेशा वहां पर रहेंगे, ठीक है। सिर्फ कंटेंट कहां पर चेंज होगा, कंटेंट सिर्फ सेंटर में चेंज होगा, जिसको हम बॉडी बोलते हैं। यहां पर हम उस चीज के लिए क्या करते हैं, देखो भाई, मैं यहां पर इन चीजों को हटा देता हूं पहले, ठीक है। देखो भाई, चेक करो, आपने क्या लिखा है यहां पर, हेडर, ठीक है, ऊपर हेडर है, नीचे फुटर है, बीच में लिखा हुआ है @रेंडर बॉडी, फिर रेंडर बॉडी को कॉल किया है। अब रेंडर बॉडी क्या है, इट्स अ फंक्शन। @ के बाद लिखा है, इसका मतलब है कि इसका HTML के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये C# कोड है। आप डायरेक्टली रेंडर बॉडी को क्या कर रहे हो, आप रेंडर बॉडी को कॉल कर रहे हो, अपने रेंडर बॉडी फंक्शन को कॉल किया, अपने रेंडर बॉडी मेथड को कॉल किया। देखो इससे क्या होता है, समझो इस चीज को, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। होम कंट्रोलर के अंदर जो ये इंडेक्स का रिटर्न व्यू आप कर रहे हो ना, जो आप इंडेक्स का क्या कर रहे हो, रिटर्न व्यू असल में रेंडर बॉडी को वो व्यू ट्रांसफर कर देता है। यानी कि वो जो व्यू है ना, कौन सा व्यू, इंडेक्स का, जो हमारा किसका व्यू है, इंडेक्स का जो व्यू है, वो ये किसको ट्रांसफर हो जाता है, ये रेंडर बॉडी को ट्रांसफर हो जाता है। तो बताओ भाई, हेडर क्या वहां से मतलब चेंज होगा, नहीं, हेडर तो वहां पर रहेगा, फुटर भी वहां पर रहेगा ही रहेगा। तो बताओ वो जो इंडेक्स का जो HTML है वो कहां पे रेंडर होगा, वो हेडर और फुटर के बीच में रेंडर होगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये है कि दैट जो हम कर रहे हैं ना, रिटर्न व्यू जो आप रिटर्न व्यू कर रहे हो, वो रिटर्न व्यू रेंडर कहां पर होता है, इधर रेंडर बॉडी को। तो रेंडर बॉडी एक फंक्शन है, देखो अगर आप इसके ऊपर हवर करोगे, ये बोलता है कि दैट इन अ रेजर लेआउट पेज रेंडर्स द पोर्शन ऑफ द कंटेंट पेज दैट इज नॉट विद इन अ नेम्ड सेक्शन, रिटर्न्स द HTML कंटेंट टू रेंडर। यानी कि ये HTML कंटेंट को रेंडर करने के लिए रिटर्न करता है, यानी कि इट रेंडर्स HTML कंटेंट। तो यहां पर आपका HTML कंटेंट रेंडर होता है, ठीक है। लेकिन कौन सा HTML कंटेंट रेंडर होगा, जो फॉर एग्जांपल व्यू ने रिटर्न, मतलब जो मेथड ने रिटर्न किया होगा। फॉर एग्जांपल होम कंट्रोलर में इंडेक्स किसका व्यू रिटर्न करता है, इंडेक्स का। प्राइवेसी में किसका रिटर्न होता है, प्राइवेसी का। इसी तरह से फिर एरर में किसका रिटर्न व्यू होगा, एरर का। तो यहां पर फिलहाल 3 मेथड्स है आपके पास, इंडेक्स, प्राइवेसी एंड एरर, इंडेक्स, प्राइवेसी एंड एरर। और बाय डिफॉल्ट हर किसी MVC प्रोजेक्ट में ये 3 चीजें होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर प्राइवेसी पे जाऊं तो आप किधर चले गए, प्राइवेसी पॉलिसी पे। अगर होम पे जाएंगे तो होम पे। और आपको पता ही है कि दैट हमारे पास यही 2 राउट है यहाँ पर अभी, क्योंकि मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया, तो नए प्रोजेक्ट में यही 2 राउट है मेरे पास। index.cshtml में लिखा है ये, और प्राइवेसी में ये लिखा है, ठीक है। यूज दिस पेज टू डिटेल योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर लगता है कि दैट फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली। फोल्डर स्ट्रक्चर आपको कल भी मैंने अंडरस्टैंड कराया, आज भी मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर ही अंडरस्टैंड कराया कि दैट कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। मॉडल्स में आपके मॉडल्स होंगे, ठीक है, गेटर्स एंड सेटर्स। कंट्रोलर्स में आपका बैक एंड लॉजिक होगा, और व्यूज में आपकी UI होगी, यूजर इंटरफेस, ठीक है। और यूजर इंटरफेस में जो मेन फाइल आपका है वो कौन सा है, वो है layout.cshtml। और layout.cshtml में आप चेक करोगे सारी की सारी लिंक्स जितनी भी है, CSS लिंक्स, वो कहाँ पर है, वो यहीं पर है। और जितनी भी जावास्क्रिप्ट लिंक्स है वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो CSS जावास्क्रिप्ट लिंक्स कहाँ पर है, layout.cshtml में। और इसी में आपका हेडर भी है, और इसी में आपका फुटर भी है। हेडर एंड फुटर हमेशा रहेगा कहाँ पर, ऊपर और नीचे। और इन बिटवीन द हेडर एंड फुटर हम कौन सी फंक्शन को चला रहे हैं, @renderbody। एंड वही रेंडर बॉडी असल में हमारे HTML व्यूज को वहां पर रेंडर कराता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि हम कौन से कंट्रोलर को कॉल करें, ठीक है। तो कंट्रोलर को कैसे कॉल करते हैं भाई, शायद हम यहां पर क्या लिखेंगे, होम। देखो होम कंट्रोलर का नाम है ना, होम कंट्रोलर। तो कंट्रोलर को छोड़ के देखो उसका प्रीफिक्स क्या है, कंट्रोलर को छोड़ के प्रीफिक्स क्या है, होम। तो राउट होगा home/index, क्या होगा, home/index। तो आप देखोगे ये पेज चलेगा।
बताओ अगर मैं जाऊं home/privacy पर तो प्राइवेसी वाला पेज चलेगा, ठीक है, सही है ना, तो प्राइवेसी वाला पेज, हाँ एग्जैक्टली जब हम home/privacy पे जाएंगे, यानी कि जब हम किस राउट पे जाएंगे, जब हम URL क्या पुश करेंगे home/privacy, तो ये होम कंट्रोलर के प्राइवेसी मेथड को कॉल करेगा, होम कंट्रोलर के प्राइवेसी मेथड को कॉल करेगा। एंड वो प्राइवेसी मेथड को जब कॉल करोगे तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न व्यू करता है ना। रिटर्न व्यू कहां पे होगा, रिटर्न व्यू वो रेंडर बॉडी के अंदर चलेगा, ठीक है, इस तरह से इसका वर्किंग होता है। तो रेंडर बॉडी एक C# की एक फंक्शन है जो HTML को रिटर्न करती है, HTML रेंडर करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास लेआउट आपका मेन HTML फाइल है। अच्छा अब आप एक चीज चेक करो, यहां पर देखो भाई, यहां पर लिखा है व्यू डेटा @व्यू डेटा टाइटल P2 वेब MVC। चलो मैं इसको लिख लेता हूं ऐसे, ग्रेड स्कूल, मैंने इसका नाम क्या रखा, ग्रेड स्कूल, चलो ऐसे रखते हैं, या चलो इसका नाम रख सकते हैं एडू सेंटर, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मान लो मैंने इसका नाम रखा ग्रेड स्कूल, ठीक है, ग्रेड स्कूल मैंने नाम रखा, ये इसका टाइटल है। चेक करो, सेव करते हैं इसको, यू कैन चेक, ऊपर क्या लिख के आ रहा है, ग्रेड स्कूल, लेकिन सामने क्या लिखा हुआ पहले, प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी, देखो ये सेंस नहीं बनाता, आपने तो यहां पर टाइटल लिखा है ग्रेड स्कूल, इसके पहले कुछ है, तो ये इसको हम बोलते हैं व्यू डेटा। क्या बोलते हैं, व्यू डेटा। तो व्यू डेटा क्या है, देखो समझो, व्यू डेटा जो है ये एक तरह से डायनेमिक डेटा आपको मतलब शो करने में हेल्प करता है। पहले हम इसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे। यहां पर क्या लिखा है, व्यू डेटा टाइटल, टाइटल मान लो एक स्ट्रिंग है, टाइटल क्या है, टाइटल एक स्ट्रिंग है, टाइटल एक वेरिएबल है, लेकिन ये टाइटल जो है ना, टाइटल वेरिएबल का नाम है, टाइप इसकी स्ट्रिंग है, ठीक है, आया समझ। टाइटल क्या है, लेकिन वो वेरिएबल का नाम है, लेकिन इसकी टाइप स्ट्रिंग है। क्या लिखा है यहां पर, @व्यू डेटा टाइटल, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब मैं इंडेक्स पेज पे होता हूं, एट दैट टाइम मैं लिखता हूं @curly braces व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू होम पेज। यहां पर क्या लिखा, व्यू डेटा टाइटल किसके बराबर है, व्यू डेटा टाइटल होम पेज के बराबर है, ठीक है, ओके सही है। अब अगर मैं होम पेज पे जाता हूं तो उस वक्त आप देखो ऊपर क्या लिख के आ रहा है, होम पेज ग्रेड स्कूल। इसका मतलब ये पुश कहां से हो रहा है, इसका टाइटल पुश कहां से हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि जब आप इस पेज को देखोगे एट दैट टाइम व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू होम पेज। चलो मैं इसका नाम रखता हूं होम, ऐसे होम, फिर ऐसे रखेंगे होम, उसके बाद मैंने एक लाइन लगा दी बीच में होम और सीधा स्लैश, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, होम ग्रेड स्कूल आ गया ना। तो इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, चलो ग्रेड स्कूल के टाइम पे यहां पर ऐसे यहीं पे लगाएंगे हम ऐसे एक लकीर, और वहां से हम होम, इसमें इंडेक्स में हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बस यहां पर सिंपली मैंने नाम क्या रखा, होम। तो व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू होम, तो बताओ ऊपर क्या लिख के आ गया, होम ग्रेड स्कूल, ठीक है। इसका मतलब कि लेआउट के अंदर ग्रेड स्कूल लिखा है, वेबसाइट का जो नाम है ना वो आपने यहां पर टाइटल में डाल दिया, लेकिन अब जब आप डिफरेंट पेजेस पर जाओगे, डिफरेंट पेजेस पर डायनेमिकली पुश होगा टाइटल, ठीक है। तो जैसे ही आप किस पेज पे गए, इंडेक्स पेज पे, तो वहां पर व्यू डेटा टाइटल होम के बराबर है, लेकिन जब आप जाओगे प्राइवेसी पेज पर, वहां पर व्यू डेटा टाइटल प्राइवेसी पॉलिसी के बराबर है। तो बताओ अगर मैं यहां पर प्राइवेसी में जाऊं तो वहां पर क्या आएगा, प्राइवेसी पॉलिसी /ग्रेड स्कूल, ठीक है। इस तरह से आप डायनेमिकली डेटा पुश कर रहे हो, आप यहां पर लिख रहे हो व्यू डेटा टाइटल। अब जब आप कोई दूसरा पेज बनाओ, चलो फॉर एग्जांपल हम फिर से करते हैं, देखो इसमें क्या है कि आपको अगर एक प्रोग्रामर बनना है तो कभी भी आप कॉपी पेस्ट करने से या फॉर एग्जांपल लिखने से आप मतलब पीछे गुरेज नहीं करोगे, ठीक है, आप पीछे नहीं हटोगे। मैंने कितनी बार कल से इस प्रोजेक्ट को बनाया, 2-4 बार, है ना, एंड मैंने कितनी बार कमेंट्स लिखे, है ना, आपको समझाने के लिए। तो अगर मुझे फिर से मेथड्स क्रिएट करने पड़े तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने फिर से एक मेथड क्रिएट किया, एंड नाउ आई विल बी नेमिंग दिस मेथड एज अबाउट। नाउ आई एम रिटर्निंग द अबाउट का व्यू में रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है। इट मीन्स होम के अंदर क्या होना चाहिए भाई, होम के अंदर एक पेज होना चाहिए, होम के अंदर एक पेज होना चाहिए, एंड वो कौन सा पेज है, रेजर व्यू। क्या है, रेजर व्यू। इसका नाम भी होगा अबाउट, ए लेकिन कैपिटल रखोगे, यानी कि जो आपने मेथड में रखा होगा, अगर मेथड में ए कैपिटल है तो फाइल का नाम भी कैपिटल से ही शुरू होगा। तो आपने लिखा अबाउट,
तो देखो यहाँ पर एक फाइल बन के आ गई about.cshtml। देखो पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम आप यही करो, आप ये व्यू डेटा टाइटल है ना, व्यू डेटा टाइटल आप यहां पर लिखो, आप ऐसे लिखो व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू अबाउट। क्या लिखेंगे, अबाउट। तो इस तरह से डायनेमिक टाइटल पुश हो जाएगा, ठीक है, डायनेमिक टाइटल पुश हो जाएगा किसके अंदर, आपके HTML फाइल्स के अंदर। तो यहां पर अगर आप लिखेंगे मान लो एक H1, ठीक है, H1 में आप लिखोगे दिस इज द अबाउट पेज। क्या लिखा आपने, दिस इज द अबाउट पेज, ठीक है। तो आपने सेव कर दिया। जैसे आप सेव करोगे तो रूल के हिसाब से अगर मैं अब जाऊं किधर, बताओ भाई मदद, home/about पर अगर मैं जाऊं home/about पर, तो आप देखोगे दिस इज द अबाउट पेज। और देखो ऊपर क्या आ रहा है, अबाउट ग्रेड स्कूल। इसका मतलब टाइटल कैसे शिफ्ट हो रहा है, टाइटल डायनेमिकली शिफ्ट हो रहा है। मुझे बार बार से टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस लिखना है व्यू डेटा टाइटल, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, एक होता है व्यू डेटा, दूसरी होती है व्यू बैग। क्या होता है, एक है, एक व्यू टाइटल है, दूसरा है व्यू बैग। तो व्यू बैग और व्यू डेटा में क्या फर्क है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यू डेटा एंड व्यू बैग। देखो व्यू बैग इज डायनेमिक, क्या है, व्यू बैग डायनेमिक है, व्यू डेटा स्टैटिक है। इसका मतलब क्या है कि दैट व्यू डेटा में आप जो चीजें पुश करते हो ना, उनकी बाज़ाब्ता डेटा टाइप होती है। लेकिन व्यू बैग में अगर मैंने ऐसे लिखा व्यू बैग डॉट मैसेज, क्या लिखा मैंने, व्यू बैग डॉट मैसेज, एंड ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, हेलो, ठीक है, कुछ भी, लाइक ये मान लो यहां पर आप टर्मिनेटर डाल दो, ठीक है। तो ये व्यू बैग डॉट मैसेज जब आपने लिखा ना, इसकी कोई डेटा टाइप नहीं है। तो व्यू डेटा और व्यू बैग में क्या डिफरेंस है, व्यू डेटा की डेटा टाइप होती है, ठीक है, इसमें आप कौन सा, आप इसमें आप टाइप्ड डेटा डालते हो, और व्यू बैग की कोई डेटा टाइप नहीं है। इसके बारे में हम फर्दर डिफाइन करेंगे आगे जाकर कि व्यू बैग कहां पे यूज करना है और व्यू डेटा कहां पे यूज करना है, ठीक है। तो व्यू बैग डॉट मैसेज आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं, चलो ऐसे देखते हैं। जरा आप इंडेक्स पेज पे आ जाओ, यहां पर क्या लिखा है भाई, वेलकम, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, वेलकम, लर्न अबाउट दिस एंड दैट। चलो मैं इस लर्न अबाउट को फिलहाल यहां पर डिलीट कर देता हूं। तो मैंने लिखा वेलकम, और वेलकम के बाद मैं यहां पर लिखता हूं H2, ठीक है, और मैंने लिखा यहां पर H2 में @व्यू बैग, क्या लिखा मैंने, @व्यू बैग डॉट नेम इज इक्वल टू, चलो मैंने ऐसे लिखा व्यू बैग डॉट नेम, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा व्यू बैग डॉट नेम। अब ऑब्वियसली अगर मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, होम पे जाएंगे तो होम पेज पे खाली वेलकम है, क्योंकि व्यू बैग डॉट नेम कुछ है ही नहीं, मैंने सिंपली लिखा व्यू बैग डॉट नेम। अब आपको पता है क्या करना है, या अगर मैंने लिखा होता, चलो व्यू बैग डॉट नेम नहीं लिखता, मैं लिखता व्यू बैग डॉट यूजर नेम, ठीक है। जहां पर ये रेंडर हो रहा है आप वहां से व्यू बैग इसमें पुश कर सकते हो। कैसे, बताओ ये कहां पर चलता है, मतलब ये पेज असल में रेंडर कहां से हो रहा है, होम कंट्रोलर से। तो होम कंट्रोलर में मैं ऐसे जाऊंगा, मैं लिखूंगा, देखो भाई जब भी कोई इंडेक्स पे जाए रिटर्न व्यू करने, देखो रिटर्न तो लास्ट स्टेटमेंट होता है ना, उससे पहले तो बाकी कोडिंग है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा व्यू बैग, देखो मैंने लिखा व्यू बैग डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू, और आप लिखो, चलो मैंने लिखा मदद, ठीक है, और उसके बाद आप क्या लगाओगे, टर्मिनेटर। तो बताओ मैंने क्या लिखा, व्यू बैग डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू मदद, उसके बाद मैंने रिटर्न व्यू किया। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो यहां पर वेलकम मदद आ गया। अब देखो मैं मत HTML के अंदर यहां पर मदद लिख रहा हूं, मैंने तो यूजर नेम लिखा, व्यू बैग डॉट यूजर नेम। इसका मतलब यूजर नेम एक वेरिएबल है, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर डेटा पुश कहां से किया, जहां पर असल में ये रेंडर हो रहा है। जरा बताओ शाहिद, हम इसको कैसे करते हैं HBS में, डबल ब्रैकेट्स में, डबल करली ब्रेसेस में, ब्रैकेट्स नहीं होते वो, ठीक है, करली ब्रेसेस में, हम डबल करली ब्रेसेस में करते हैं। तो ये सेम टू सेम वही चीज है, व्यू बैग डॉट यूजर नेम। तो मैंने H2 के अंदर लिखा व्यू बैग डॉट यूजर नेम, लेकिन जहां पर मैं इस पेज, यानी कि जो इसका कंट्रोलर है, जहां पर ये मेथड असल में लिखा हुआ है होम कंट्रोलर, मैंने वहां से इसमें क्या पुश कर दिया, व्यू बैग डॉट यूजर नेम। अब मैं यहां पर इससे बहुत सारी चीजें जो है ना, अब आप सोचो, मतलब इससे बहुत सारी रास्ते खुल जाते हैं। आप सोचो कि आपको ये जावास्क्रिप्ट से करना है, कैसे करोगे, आपको सर्वर से डेटा लाना है,
ठीक है। बाद में आपको इनर HTML, आपको फिर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, फिर आपने एक H2 बनाना है, उसकी ID रखनी है, फिर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, फिर उस H2 की ID उसमें डालो, फिर उसका डॉट इनर HTML किसके बराबर करना है, मदद के बराबर, और मदद का डेटा जो है वो सर्वर से आएगा, उसके लिए आपको एक API कॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। इसीलिए मैंने कहा था ना कि दैट जब आपके पास डायनेमिक डेटा लाने की ये कैपेबिलिटी आ जाएगी ना, जब डायनेमिक डेटा लाने की ये कैपेबिलिटी आपके पास आ जाएगी, तो मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट एलिमिनेट हो जाएगी। कहाँ से? क्लाइंट साइड से, ठीक है, क्योंकि मैंने सिंपली लिखा व्यू बैक डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू दिस। नाउ असल में रूल के हिसाब से मुझे यूजर नेम कहाँ से लाना है? मुझे यूजर नेम डेटाबेस से लाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मदद ने लॉगिन किया तो लॉगिन के बाद इसी का नाम आएगा, अगर मैं लॉगिन करूंगा तो मेरा नाम आएगा, अगर कोई और लॉगिन करेगा तो वेलकम उसी को होगा। जैसे आपको क्या लगता है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में जब आप लॉगिन करते हो तो वहां पर आप अपनी बायो देखते हो, आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम वालों ने वो 1000 बार बनाया होगा, जितने यूजर हैं उन सब के लिए अलग अलग? नहीं, वो एक ही लेआउट बनाकर है और उसमें डायनेमिक डेटा वो पुश कर रहे हैं। आप अपना इंस्टाग्राम खोलोगे, आपको अपना प्रोफाइल दिखेगा, मुझे अपना प्रोफाइल दिखेगा, लेकिन वो प्रोफाइल असल में इंस्टाग्राम वालों ने एक ही बार बनाया है एंड उसमें डायनेमिक डेटा पुश हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? तो व्यू बैक डॉट यूजर नेम। अब देखो एक चीज है, क्या मैंने यूजर नेम की कहीं पे डेटा टाइप मेंशन की थी? नहीं, मैंने मेंशन नहीं की थी। मैंने सिंपली लिखा व्यू बैक डॉट यूजर नेम, उसके अंदर स्ट्रिंग पुश कर दी। तो बताओ यूजर नेम क्या है? यूजर नेम एक स्ट्रिंग है। अगर मैंने लिखा होता इसके अंदर ऐसे 3, तो बताओ यूजर नेम क्या है? यूजर नेम इंट है। लेकिन कहीं पर मेंशन किया मैंने कि दैट यूजर नेम इंट है, इसीलिए कहा था मैंने कि ये डायनेमिक है। यानी कि आप व्यू बैग के अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हो उन वेरिएबल्स की डेटा टाइप एक्सप्लिटली देने की जरूरत नहीं है। व्यू बैग डॉट यूजर नेम 3, तो बताओ वेलकम किसको होगा? 3 को, एंड 3 इंटीजर है, ओके। आप इसमें कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो, ठीक है। आप अगर मैंने ऐसे डबल कोट्स में कुछ लिखा तो वो स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो अगर हम मान लो शाहिद यहां पर लिखे, तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप देखेंगे वेलकम किसको होगा? शाहिद को, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही व्यू बैक डॉट यूजर नेम वैसे ही चलेगा। अब क्या मैं यहां पर यूज कर सकता था व्यू डेटा को? यस, मैं व्यू डेटा को भी यूज कर सकता था, बिल्कुल जैसे आप यहां पर यूज कर रहे हो। जैसे आप यहां पर लिख रहे हो ना व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू होम, तो आप व्यू डेटा भी यूज कर सकते थे। लेकिन व्यू डेटा हम सिर्फ उस वक्त यूज करते हैं जब आपके पास टाइप्ड डेटा हो, जब आपको पता होगा कि दैट डेटा की टाइप्स क्या है। लेकिन जब आपको नहीं पता कि दैट डेटा की टाइप क्या है, उस वक्त आप व्यू बैग ही यूज करो। इसीलिए जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यू बैग एंड व्यू डेटा, आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि दैट व्यू डेटा और व्यू बैग में क्या फर्क है और हम कौन सी चीज को कहां पर यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब बताओ आगे हम इसमें क्या करेंगे। तो फिलहाल मैंने पहले ये चीज आपको समझाई। अब हम होम कंट्रोलर में एक और चीज आपको दिखाते हैं, या चलो मैं एक काम करता हूं, लेट मी जस्ट क्रिएट एन अनदर कंट्रोलर फर्स्ट, देन हम ये देखेंगे आगे जाकर। कंट्रोलर में मैंने एक और फाइल बनानी है, बट मुझे कौन सा कंट्रोलर बनाना है भाई? मुझे MVC कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। तो मैं एक MVC कंट्रोलर बनाऊंगा एंड उसका नाम मैं रखूंगा यूजर कंट्रोलर। क्या नाम रखा मैंने? तो यूजर कंट्रोलर खुद से बन के आ जाएगा। देखो भाई यूजर कंट्रोलर बन के आ गया। अब यूजर कंट्रोलर में बताओ यूजर कंट्रोलर की किसके साथ इनहेरिटेंस है? कंट्रोलर के साथ। ऑब्वियसली कंट्रोलर क्या है? इट्स अ बेस क्लास फॉर एन MVC कंट्रोलर विद व्यू सपोर्ट, यानी कि आप इसमें मेथड्स क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप व्यू रिटर्न कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके अंदर एक मेथड हमने कल भी बनाया था, मैं आज फिर से बनाता हूं। लेट मी जस्ट मेक एन रजिस्टर एंड एक और मैंने राउट बनाया लॉगिन, ठीक है। तो रजिस्टर एंड लॉगिन। तो बताओ भाई मदद, आप बताओ मुझे कि मुझे कहाँ पर फिर राउट्स, मतलब मुझे इनके व्यूज कहाँ पर बनाने पड़ेंगे? मुझे व्यूज के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है पहले। उसका नाम रखना है वही जो कंट्रोलर का नाम है, यूजर। और ठीक है, यूजर बनाया, देखो यूजर फोल्डर बनाया, और यूजर फोल्डर के अंदर आपको अब 2 व्यूज बनाने हैं। तो वो कौन सा व्यू होगा? रेजर व्यू। बताओ एक का नाम क्या होगा? लॉगिन। एक का नाम होगा लॉगिन। चलो भाई एक लॉगिन बनाया और एक और रेजर व्यू आप क्रिएट करोगे एंड उसका नाम आप क्या रखोगे? उसका नाम आप रखोगे रजिस्टर, ठीक है। देखो भाई रजिस्टर भी नाम रखा मैंने। तो इसमें 2 व्यूज आ गए। बताओ पहला काम क्या करोगे आप? जैसे यहां पर
होम के अंदर आप लिख रहे थे ना यहाँ पर इंडेक्स में व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू होम, व्यू डेटा फिर टाइटल क्या कर रहे थे हम, पुश होम। उन पेजेस में जाकर मैं लिखूंगा व्यू डेटा टाइटल इज इक्वल टू लॉग इन, क्या लिखेंगे, लॉग इन। और फिर नीचे मैं मान लो एक H1 लिखता हूं, H1 में मैं लिखूंगा लॉग इन, ठीक है, लॉग इन पेज, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। और सेम टू सेम यहां पर रजिस्टर में जाके क्या लिखोगे, आप लिखोगे एट द रेट ऑफ करली ब्रेसेस और यहां पर व्यू डेटा टाइटल क्या पुश करोगे, रजिस्टर, R कैपिटल REGISTR रजिस्टर। और यहां पर भी आप H1 में क्या करोगे, H1 में आप लिखोगे रजिस्टर पेज। तो फिलहाल इस तरह से आपको समझ में आएगा राउटिंग कैसे काम करती है, ठीक है। तो ठीक है, यूज़र में आप आगे दो चीज़ें। चलो मैं इस सर्वर को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, रिलोड करते हैं, क्योंकि हमने एक नया कंट्रोलर बनाया। जब भी आप एक नया कंट्रोलर बनाओगे तो सर्वर को रिलोड करना पड़ेगा। अब जब सर्वर रिलोड हो गया, बताओ भाई, अगर मुझे लॉगिन पेज पे जाना है, उसका राउट क्या होगा, उसका राउट होगा user/login, ठीक है। तो लॉग इन, देखो भाई आप लॉगिन पेज पर पहुंचे, नावबार अपनी जगह पे है, फुटर अपनी जगह पर है, और ऊपर देखो क्या लिखा है, लॉग इन ग्रेड स्कूल। तो आपने टाइटल क्या कैसे पुश कर दिया, आपने डायनेमिकली पुश कर दिया टाइटल। और इसी तरह से अगर आप जाओगे user/register में, ठीक है, user/register में, तो रजिस्टर पेज दिखेगा, ऊपर टाइटल रजिस्टर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इतना हमने कल भी क्रिएट किया था, लेकिन आज मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझाई, व्यू डेटा एंड व्यू बैग में क्या डिफरेंस है, और मैंने आपको थोड़ा सा मिडल वेयर्स के बारे में बताया कि दैट मिडल वेयर्स का सही ऑर्डर में होना ज़रूरी है, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नाम मैंने फिर से रखा भाई P2 Web MVC। एक और काम यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बिकॉज इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ हो रही है। इसमें क्या यूज़ हो रही है, बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप की लिंक्स इसमें पहले से है। नाउ चेक करो कहां पर है, वो शेयर्ड में लेआउट में है, ऐसे चेक करो, ठीक है। देखो टाइटल के बाद यू चेक, ये कौन सी लिंक है यहाँ पर, ये असल में एक स्टाइल शीट की लिंक है, एक CSS लिंक है, लेकिन ये असल में बूटस्ट्रैप की लिंक है। और बूटस्ट्रैप क्या है, वो एक CSS फ्रेमवर्क है। देखो आप में से जिसको बूटस्ट्रैप नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ बूटस्ट्रैप में काम क्या कैसे होता है। आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। CSS पहले से ही किसी बंदे ने लिख ली। चलो मैं दिखाता हूं कहां पर है वो। देखो यहां पर, ये इस फोल्डर के बारे में कल मैंने आपको नहीं बताया था, www रूट के बारे में बताया था नहीं। आज मैं इसके बारे में बात करता हूं कि www रूट में क्या होता है। देखो www रूट में आपकी स्टैटिक फाइलें होती हैं। क्या होती हैं, स्टैटिक फाइलें हम उनको बोलते हैं जो चेंज नहीं होती। तो CSS एक बार जब आप लिखोगे CSS, वो मत बार बार चेंज होगी, तो इसको मत डायनेमिक फाइल कहेंगे। CSS की फाइल जो है वो एक बार आपने लिख दी तो वो स्टैटिक फाइल बन जाती है। जावास्क्रिप्ट, कौन सी जावास्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, वो भी किस में माना जाता है, वो भी स्टैटिक फाइलों में ही माना जाता है। एंड लिब स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी, ये भी स्टैटिक फाइलों में ही माना जाएगा, क्योंकि ना लाइब्रेरी का कोड, ना CSS और नहीं जब आप एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, आपको पता है कि दैट CSS चेंज नहीं होगी, जावास्क्रिप्ट चेंज नहीं होगी, और लाइब्रेरीज के अंदर जो कोड है वो भी चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई CSS, JS एंड lib इनको किस में रखा गया है, www रूट में, ठीक है। मगर हमारे .NET कोर के इस प्रोजेक्ट को कैसे पता कि वो www रूट के अंदर है, मतलब आपको पता है कि हमने फाइलें यहां पे रखी हैं। CSS फाइलें कहां पर है, CSS में, JS की फाइलें JS में, लाइब्रेरी की फाइलें lib में। आपने पता है यहां पर है, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा MVC वाले प्रोजेक्ट को, इसके लिए हम ये वाला मिडलवेयर यूज करते हैं। देखो मैंने आपको कहा था मैं मिडलवेयर के बारे में बताऊंगा। देखो app.use static files, देखो जब आप ये मिडलवेयर यूज करते हो, इसका मतलब है कि दैट यूज स्टैटिक फाइल्स प्रेजेंट इन www रूट फोल्डर में जितनी भी फाइलें हैं वो स्टैटिक फाइलें हैं। तो आप यहां पर किसको ये बोल देते हो, आप ये मैसेज किसको कन्वे कर देते हो, सर्वर को। आप सर्वर को बोल देते हो कि भाई स्टैटिक फाइलें कहां पर है, www रूट में। तो आ गया भाई इस मिडलवेयर का समझ कि इसका काम क्या है, यूज स्टैटिक फाइल्स। जहां जहां पर
मिडलवेयर्स की बात आएगी मैं आपको डिफाइन करता रहूँगा कि दैट ये मिडलवेयर्स क्या करते हैं। तो भाई देखो अब समझो, layout.cs/html में चेक करो हमारे पास ये बूटस्ट्रैप कहाँ पर है असल में। ये है लिब में, देखो लिब है ना, लिब हो गया ये। देखो उससे पहले आपने नहीं लिखा कि www root, आपने क्यों नहीं लिखा www root, इसमें आपने क्यों नहीं लिखा ऐसे www root/lib/bootstrap, क्यों? क्योंकि उसको पहले से पता है कि www root में ही स्टैटिक फाइलें हैं, तो ये कहाँ पर ढूंढेगा उनको, ये स्टैटिक फाइलों को हमेशा इसी रूट नाम के फोल्डर में ढूंढेगा। ठीक है, तो बताओ भाई कहां पर है लिब, लिब में क्या है बूटस्ट्रैप, चेक करो लिब में क्या है बूटस्ट्रैप, चलो बूटस्ट्रैप में क्या है डिस्ट, चलो डिस्ट में क्या है CSS में है फिर बूटस्ट्रैप min.js, देखो ये वाला फाइल bootstrap.css, इसने यहां पर ये min.css ये चारों फाइलों को बोलता है, चारों फाइलों को इकट्ठे इसने बोल दिया min.css। जरा इसमें एक फाइल हम ओपन करें, इसमें कितनी मतलब कितने लाइनें हैं, इसमें कम से कम 12,000 लाइनें होंगी, कितनी, तो 12,000 लाइनों के ऊपर CSS लिखी गई है पहले से ही। इसका मतलब आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से ऑलरेडी एक फाइल है bootstrap.css नाम से, और वो कहां पर प्रेजेंट है www root lib bootstrap dist css bootstrap.css, और इसमें यहां पर 11,000 लाइनें हैं। एक और फाइल है उसमें भी लगभग इतनी ही लाइनें होंगी 5,000, एक और है, मतलब ये 4 फाइलें टोटल में है, तो एक में 500 लाइनें हैं, चलो ठीक है ये भी सही है, और ये वाली लाइन में भी कम से कम 5,000 लाइनें हैं, तो टोटल मिला के 5,000 12,000, आप समझो यही कोई 20,000 लाइनें लिखी है क्या CSS की, और ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है किसमें बूटस्ट्रैप नाम के फोल्डर के अंदर, जो कि लिब में प्रेजेंट है और वो रूट में है। इसका मतलब आपको CSS लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या लिखोगे फिर, अगर CSS नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम भाई क्लासेस लिखेंगे, हम क्लासेस का नाम लिखेंगे, CSS खुद से अप्लाई हो जाएगी। यानी कि हमको CSS याद नहीं करनी है, हमको CSS नहीं लिखनी है, हमको क्लास लिखनी है। क्या लिखनी है, तो फॉर एग्जाम्पल बताओ रेंडर बॉडी कहां पर है, रेंडर बॉडी हेडर और फुटर के बीच में है। देखो भाई अगर मैं होम पे जाऊं, प्राइवेसी पे जाऊं, आप देख रहे हो प्राइवेसी कहां पर आ रहा है ना, प्राइवेसी बिल्कुल दीवार के साथ है। मैं एक काम करता हूं, इसको सेंटर करता हूं, सेंटर करने के लिए मैं इसमें एक div लिखूंगा, div, बताओ भाई div का नाम क्या होगा, div, और रेंडर बॉडी को मैं उसके अंदर डाल देता हूं, और यहां पर मैं क्लास लिखूंगा कंटेनर, क्योंकि आपको पता है बूटस्ट्रैप में मेन क्लास कौन सी है, कंटेनर, और कंटेनर क्लास लगाने के बाद चीजें खुद से सेंटर भी हो जाती हैं, और उनका मैक्सिमम साइज कितना हो जाता है, विड्थ कितनी होती है कंटेनर की 1320 है ना, 1320। जिसको भी मैंने बूटस्ट्रैप की इंट्रोडक्शन दी है परसों, उसको पता होगा कि दैट कंटेनर की विड्थ कितनी होती है 1320। तो देखो भाई ये प्राइवेसी पॉलिसी खुद से क्या हो गया सेंटर, एंड यू कैन चेक, आप F12 प्रेस करो, आप देखो क्या ये सच में यहाँ पर है कंटेनर, देखो ये दिखा रहा है, इसकी साइज देखो कितनी है, चेक आप यहाँ पर देखना 1320 है ना, 1320 इंटू 80 दिखा रहा है, 1320 इंटू 80, यानी कि ये जो है रेंडर बॉडी खुद से क्या हो गया सेंटर, और बाकी जितनी भी जो मार्जिन है आधी लेफ्ट में चली गई, आधी राइट में चली गई। तो सिर्फ मैंने क्या लिखा कंटेनर, क्या मैंने कंटेनर क्लास की CSS लिखी खुद से, नहीं, क्योंकि कंटेनर की CSS पहले से लिखी हुई है। तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर विड्थ इज इक्वल टू 1320, मुझे इतना CSS लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बूटस्ट्रैप क्या है, इट्स अ CSS फ्रेमवर्क, एंड आप डायरेक्टली कंटेनर लिखोगे तो ये खुद से सेंटर हो जाएगा। धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या क्या करना है। देखो अगर मैं यहां पर कंटेनर लिखता हूं, अगर मैं लिखूं PB, एक और चीज दिखाता हूं यहां पर, आप एक्सटेंशंस में जाना, एक्सटेंशंस में आप ये वाला एक्सटेंशन यूज करना, बूटस्ट्रैप क्लास ऑटो, ये वाली बूटस्ट्रैप क्लास ऑटो, और दूसरा बूटस्ट्रैप इंटेलिसेंस, ये 2 क्लासेस आप इंस्टॉल कर लेना, सॉरी एक्सटेंशंस, ये 2 एक्सटेंशंस आप इंस्टॉल कर लो। इन 2 एक्सटेंशंस की मदद से क्या होगा कि व्हेनेवर यू विल ट्राई टू राइट क्लास नेम, ये खुद से आ जाएगा। देखो मैंने P लिखा, जैसे आप P लिखोगे ऐसे P, तो खुद से आ जाता है कि दैट P में क्या क्या है, जैसे P0 P1 P2 P3 P4 P, बताओ व्हाट इज P, आप बताओ शाहिद P क्या होता है,
हाँ, P होता है पैडिंग, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मुझे कंटेनर के ऊपर पैडिंग देनी है, आई विल जस्ट राइट P5, तो कंटेनर के ऊपर कितनी पैडिंग लग जाएगी? 48 शायद, ठीक है। तो आप चेक करो, देखो इसके ऊपर पैडिंग लग गई 48 पिक्सल, और वो भी कहां से? चारों तरफ से। प्राइवेसी पॉलिसी किसके अंदर है? अब कंटेनर के अंदर है, और कंटेनर के ऊपर पैडिंग कितनी है? 48 पिक्सल्स। और ये मैंने कैसे दी? क्या मैंने लिखा कहीं पर पैडिंग 48 पिक्सल? नहीं, मैंने बस कंटेनर के साथ क्लास कौन सी ऐड कर दी? P5। इसका मतलब जो रेंडर बॉडी है ना, रेंडर बॉडी का सारा कंटेंट कंटेनर के अंदर है, रेंडर बॉडी का सारा कंटेंट कंटेनर के अंदर है, और P5 उसकी पैडिंग हो गई, ठीक है। और P5 इज इक्वल टू 48 पिक्सल्स, ठीक है। इसी तरह से मान लो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। आपको यहां पर एक लॉगिन फॉर्म चाहिए। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हम कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से। ये हम देख लेते हैं, बाद में हम क्लास को एंड करेंगे। आपको जाना है सीधा बूटस्ट्रैप सर्च करो आप, बूटस्ट्रैप 5। क्या सर्च करोगे? बूटस्ट्रैप 5। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, हालांकि अभी इसका शायद बूटस्ट्रैप 5.2 है, शायद 5.0.2, हाँ 5.2 जो है ना वो लेटेस्ट है अभी। लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे? 5.0.2, हम ये वाला यूज करेंगे 5.0.2। देखो इसमें क्या करना है, यू गो टू द फॉर्म्स, आप फॉर्म्स में जाओ, ठीक है, ओवरव्यू, एंड फॉर्म्स के ओवरव्यू में कुछ HTML लिखी हुई है वहां पर, मतलब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ HTML लिखी हुई है, CSS मतलब उसमें क्लासेस व्लासेस सब कुछ लगा के। मैं बस इसको कॉपी करके यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बताओ भाई ऊपर क्या लिखा है इसके? लॉगिन, तो मैं लिखूंगा ऐसे, लॉगिन विद, चलो लॉगिन टू योर अकाउंट ऐसे लिखते हैं, लॉगिन टू योर अकाउंट, मैंने ऐसे लिखा। और उसके बाद नीचे एक फॉर्म है। देखो मैंने ये फॉर्म की HTML खुद से नहीं लिखी, HTML वहीं से लिखी थी, क्लासेस भी उसमें पहले से ही मेंशन थे। मैं देखूंगा कि दैट मेरा ये जो लॉगिन पेज है वो कैसा दिख रहा है। तो मैं किधर जाऊंगा? user/login पर, तो मैं लिखूंगा /user/login। तो देखो वहां पर एक लॉगिन फॉर्म बन के आ गया। तो ना मैंने CSS लिखा और नहीं आपने मतलब कुछ HTML CSS कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि इसकी पहले से ही क्या लिखी है। और हाँ मुझे एक बात बताओ, ये लॉगिन फॉर्म कहां पर होगा? ये कंटेनर में होगा। क्यों? क्योंकि कंटेनर हमने रेंडर बॉडी को कंटेनर में रखा है, तो वट एवर रेंडर बॉडी जो भी रेंडर करेगी वो कंटेनर में ही होगा। तो ये लॉगिन फॉर्म भी किसके अंदर है? ये लॉगिन फॉर्म भी कंटेनर के अंदर ही है। तो यू कैन चेक, देखो इसके ऊपर भी पैडिंग वही लगी होगी 48 पिक्सल। इसका मतलब लॉगिन फॉर्म भी किसके अंदर है? कंटेनर के अंदर ही है। क्या मैंने बार बार लिखा कि दैट इसको कंटेनर में रखो, कंटेनर में रखो? नहीं, हमने एक ही बार कर दिया। कहां पर? लेआउट में रेंडर बॉडी को कंटेनर में रख दिया और P5 लगा दिया। देखो अगर P5 नहीं लगाना, आप ऐसे काम करो, आप लिखो PT5। क्या लिखो? PT5 का मतलब होता है पैडिंग टॉप, ओके। और PB5 का मतलब क्या हुआ? पैडिंग बॉटम, PB5। तो इसमें आप देखोगे सिर्फ पैडिंग कहां से लगेगी? ऊपर से और नीचे से। अब आप कहोगे सर थोड़ी सी पैडिंग यहां पर भी है साइड में। देखो ये कंटेनर के ऊपर 12 पिक्सल का पैडिंग बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट कंटेनर के ऊपर बाय डिफॉल्ट कितनी पैडिंग होती है? 12 पिक्सल की, ठीक है। तो वो 12 पिक्सल की पैडिंग तो उस पर रहेगी। तो मैंने लिखा PT5 एंड PB5। लेकिन इससे भी अच्छा देखो क्या है, इससे अच्छा बताओ मदद, PY5। PY का मतलब होता है Y एक्सीस। देखो Y एक्सीस का मतलब क्या होगा? ऊपर और नीचे। तो अगर आपको ऊपर और नीचे पैडिंग देनी है तो हम क्या लिखेंगे? PY5 का मतलब हो गया ऊपर और नीचे पैडिंग। अच्छा, अगर मुझे लेफ्ट एंड राइट में देनी होती तो मैं लिखता PX, क्योंकि X का मतलब होता है ना X एक्सीस, प्लस X एंड माइनस X। तो वो ऐसे हो गया, Y ऐसे हो गया। तो अगर मैंने PY5 लिखा तो आप देखोगे इसके ऊपर वही होगा, एक तो पैडिंग होगी कहां से? ऊपर से, और पैडिंग होगी नीचे से। तो PY5, ओके। तो इससे आपका CSS जो है ना वो इजी हो जाएगा। आपको बस ये क्लासेस याद रखनी है, और धीरे धीरे जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको वो क्लासेस याद हो जाएंगी। और इसका मैंने आपको परसों भी कहा था कि दैट बूटस्ट्रैप में सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो क्या है? वो है रो एंड कॉलम, है ना। रो एंड कॉलम्स को के बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा। एंड जो है ना इसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब इस MVC के अंदर हम एक पूरा का पूरा एक फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट बनाएंगे, और हम यही ग्रैड स्कूल नाम से ही प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ठीक है, अगर मुझे ग्रैड स्कूल नाम से प्रोजेक्ट बनाना है, एक काम करते हैं, लेआउट में जाएंगे, हेडर ओपन करेंगे,
ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइज में छोटा कर देता हूँ। चेक करो, यहाँ पर एक एंकर टैग है हेडर में, उसका नाम है P2 Web MVC। देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है P2 Web MVC, है ना। देखो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ ग्रेड स्कूल। क्या नाम रखते हैं? ग्रेड स्कूल। तो इसका नाम रखा ग्रेड स्कूल। तो देखो भाई यहाँ पर क्या लिख के आएगा? ग्रेड स्कूल। और हाँ, थोड़ा छोटा है तो मैं इसको H2 में रखूँगा, ठीक है। तो मैंने लिखा H2 और ग्रेड स्कूल को यहाँ से कट करके H2 में डाल दिया। तो भाई सेव करके देखो ग्रेड स्कूल थोड़ा साइज में क्या हो गया? बड़ा हो गया। इन केस अगर मुझे ग्रेड स्कूल के ऊपर थोड़ी सी पैडिंग चाहिए लेफ्ट साइड से, मुझे देखो ये थोड़ा अंदर है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि H2 के ऊपर एक क्लास है और मैं लिखूंगा PS5। क्या लिखेंगे? PS5। तो आप देखेंगे थोड़ा सा आ गया, इधर खेल खत्म, ठीक है। तो आपको पैडिंग वो CSS फाइल बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से 20,000 लाइनों पे CSS लिखी गई है। कहाँ पर? बूटस्ट्रैप में। आपने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है, चलो कोई बात नहीं, हम उसकी क्लासेस को यूज करेंगे। तो और ये क्लासेस यूनिवर्सल है। एक बार जब आपको क्लासेस के नाम याद हो जाएंगे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओगे, आपको पता होगा कि इधर कंटेनर क्लास क्या करती है, PS5 का मतलब क्या है, PS3 का मतलब क्या है ना, PT5 का मतलब क्या है, मार्जिन का क्या होगा, मार्जिन का होगा M, ठीक है। MT5 क्या हो गया? मार्जिन टॉप 5। MB5 क्या हो गया? मार्जिन बॉटम 5। इस तरह से आपको बूटस्ट्रैप आ जाएगी सारी की सारी समझ। अच्छा, एक और चीज करते हैं, यहाँ पर एक LI क्रिएट करते हैं, एक LI बनाएंगे यहाँ पर, और उस LI का नाम रखेंगे, चलो भाई इसका नाम रखेंगे लॉगिन, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर लॉगिन वाली LI बन गई, ठीक है। एक काम करते हैं, आपको पता है एंकर टैग का href होता है? एंकर टैग का क्या होता है? लेकिन यहां पर href नहीं होता, यहां पर href, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है ASP कंट्रोलर एंड ASP एक्शन। बताओ भाई इस लॉगिन का कौन सा है कंट्रोलर? यूजर। तो आप लिखोगे यूजर, ऐसे यूजर, इसका कंट्रोलर का नाम ही यूजर। और बताओ एक्शन का नाम क्या है? एक्शन का नाम है लॉगिन। तो आप देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये किस पेज पे ले जाएगा हमें? लॉगिन पेज पे। देखो चल गया, है ना, आओ ना, तो ये चल गया। तो आप जैसे सीधे जा सकते हो लॉगिन पेज पर। अगर हमने एक और LI क्रिएट की यहां पर मान लो, और मैंने उसका नाम रखा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। और बताओ ASP कंट्रोलर क्या है? यूजर। और एक्शन क्या है? एक्शन है रजिस्टर। क्या ये चीजें HTML के अंदर है? ASP एक्शन, ASP कंट्रोलर? नहीं, ये नहीं है। चेक करो रजिस्टर, अभी ये खाली रजिस्टर में कुछ है ही नहीं, तो रजिस्टर दिखा रहा है खाली लॉगिन, प्राइवेसी, होम एंड ऑब्वियसली दिस इज आल्सो होम, ठीक है। देखो जिस भी टैग के सामने लिखा होगा ASP, ये आप समझ लेना कि HTML का नहीं है, HTML का ये टैग नहीं है, ये टैग ASP का है। इनको हम बोलते हैं ASP टैग हेल्पर्स। क्या बोलते हैं? ASP टैग हेल्पर्स। तो ये बहुत सारे हैं, इनका भी एक लिस्ट है 40-50। तो फिलहाल इसमें से 2 देख लिया आपने, ASP कंट्रोलर और ASP एक्शन। ये ज्यादा अच्छा होता है href से। आप href भी यूज कर सकते थे, आप इसमें href भी यूज कर सकते थे। आप सीधा लिंक लिखते, href में लिखते /user/register। लेकिन उससे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? उससे ज्यादा एफिशिएंट ये है, ये ज्यादा अच्छे से काम करता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि दैट अगर आप यहां पर बनाओगे, जैसे कि आप ये नहीं रखोगे, ऐसे आप नहीं रखोगे ASP एक्शन, ASP कंट्रोलर, कुछ भी नहीं रखोगे, आप डायरेक्टली क्या रखोगे? href। यू कैन ऑल्सो यूज href, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा href का /user/register, लिख सकते हैं ना, ये भी तो काम करेगा। लेकिन ये href एट्रीब्यूट किसका है? HTML का। ASP कंट्रोलर, ASP एक्शन, ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं? ये C# के एट्रीब्यूट्स हैं, रेजर HTML के एट्रीब्यूट्स हैं, और इनको हम बोलते हैं टैग हेल्पर्स। क्या बोलते हैं? टैग। देखो ये वाला रजिस्टर भी काम करेगा, ये वाला रजिस्टर भी काम करेगा, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला रजिस्टर है ना, दिस वन, इससे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? ये वाला। तो इसको मैं यहां पर क्या कर देता हूं? इसको मैं यहां पर कमेंट आउट कर देता हूं, और यू कैन चेक, देखो। और हाँ, जब भी मैं यहां से चेंजेस करता हूं, आप देखते हैं वहां से चेंजेस रिफ्लेक्ट होती है। तो ये बिल्कुल लाइव सर्वर की तरह काम करता है। लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप क्या करोगे? .NET वॉच, जब आप .NET वॉच करोगे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट हम इसी में क्रिएट करेंगे, ठीक है।